Dear students, good afternoon to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work at your home. Yes beta, let us move towards today we have new concept which is related to structure of atom और atomic structure. आज बेटा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और जो टॉपिक मैं लेके आया हूं दिस वन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. इधर वी कैन से दैट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का एग्जिस्टेंस या ये मॉडल कब एग्जिस्टेंस में आया, इसके बारे में जो साइंटिस्ट थे उनका नाम आया इरविन श्रोडिंगर के नाम से वो जानेंगे. उन्होंने इस मॉडल को दिया. एक्चुअली क्या था कि वी ऑल नो अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल. जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था उसके जो एजम्पशंस थे या उसके जो पोस्टुलेट्स थे, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने आपको डिटेल में करवाए थे. ये देखा गया कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था जिसने एक सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में कंसेप्ट दिया था, वो जो मॉडल था उसके फेल होने के बाद यहां पे एक नया मॉडल आया और जो अपने आप में वेव मैकेनिकल मॉडल के नाम से जाना गया या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से जाना गया. अगर आपको ध्यान होगा बेटा, इससे पहले मैंने आपको कंसेप्ट दिया था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का कंसेप्ट आपको दिया था. ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के अंदर मैंने आपको डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन वाला कंसेप्ट दिया था. ये एज वेल एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी मैंने आपको वहां पे डिटेल में बताया था. तो जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था उसके फेल होने के बाद जो नया मॉडल आया और जो इरविन श्रोडिंगर ने प्रपोज किया या जो इन्होंने डिराइव किया, ये जो मॉडल बना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था जो कि डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन हो गया या हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ में कंसिस्टेंट या उसके जैसा ही था. ठीक है बेटा, थोड़ा इसको समझेंगे कि ये मॉडल बोलता क्या है. इस मॉडल ने क्या बोला, ये अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या जो श्रोडिंगर वेव मॉडल है वो क्या बोलता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप में 3 डायमेंशनल वेव होती है. एक इलेक्ट्रॉन क्या है अपने आप में 3 डायमेंशनल वेव होती है विच इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव फील्ड ऑफ न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव फील्ड होता है उसमें प्रेजेंट होती है. गॉट द कंसेप्ट बेटा. क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज an electron as a 3-dimensional wave and which is present in the positive field of the nucleus. और इसको बेस मान करके इन्होंने एक इक्वेशन दी और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जानेगी. ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे. सो लेट अस मूव, हम स्टार्ट करते हैं. क्या कंसेप्ट था हमारे पास, यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि दिस मॉडल या इन दिस मॉडल इरविन श्रोडिंगर assume that an electron as a three-dimensional wave which is present in the positive field of nucleus. This model is called wave मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल
of atom. This model is consistent with the de Broglie hypothesis or wave equation and Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है बेटा, what the concept? And this model is based upon an equation. इन्होंने एक इक्वेशन दी, आगे लिखेंगे this model is based upon an equation which is called Schrödinger वेव इक्वेशन, जो किसके नाम से जानेगी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जानेगी। बहुत क्लियरली बेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है, कि यहाँ पे जो हमारे पास जो ये मॉडल है ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से जाना गया। और ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, इस मॉडल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ये माना जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने आप में 3 डायमेंशनल क्या होती है? वेव होती है। और ये जो 3 डायमेंशनल वेव है, ये जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव फील्ड है उसके अंदर या उसके पॉजिटिव फील्ड में क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। ठीक है बेटा, एंड दिस वन इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इन्होंने जो इक्वेशन दी वो इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान देंगे। इक्वेशन क्या है देखो आप, नाउ वी हैव इक्वेशन, और ये हम लिखेंगे दिस वन डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर या प्लस करके 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई बनेगा बेटा एच स्क्वायर हो गया और इंटू ई माइनस वी मल्टीप्लाइड बाई साई इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो है बेटा। दिस वन इज कॉल्ड, ये किसके नाम से जानी गई? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से ये जानी गई, जहां डेल स्क्वायर साई, डी को डेल लिख दिया इसने, ठीक है, डी को डेरिवेटिव को क्या लिख दिया? यहाँ पे डेल स्क्वायर कर दिया, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर हो गया। ये एक्स वाई और जेड प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे जो डेल स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं, या डेल स्क्वायर हो गया ओवर क्या करेंगे? डेल एक्स स्क्वायर हो गया, डेल वाई स्क्वायर हो गया, डेल जेड स्क्वायर हो गया। इनको बोला जाता है डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है? डबल डिफरेंशिएशन इसे बोला जाता है। और साई के रिस्पेक्ट में हम, ठीक है, साई को बेस मान करके हम लेते हैं, साई का जो डबल डिफरेंशिएशन है वो लेते हैं। और साथ में हम लेंगे कि एक्स प्लेन हो गया, वाई प्लेन हो गया, जेड प्लेन के अंदर। ठीक है बेटा, आशा करता हूं कि ये इक्वेशन आपको, देखो प्रिपेयर्ड इक्वेशन है, ये साइंटिस्ट ने दे रखी है, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है, एज इट इज, इसे आपने याद ही रखना है। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे मान लो 8 हो गया और ये पाई हो गया, ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो कांस्टेंट की हैं। या अगर मान लो यहाँ से हम m की अगर बात करें तो m को बोला जाता है दिस वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अगर मान लो h की अगर बात करेंगे बेटा तो दिस वन इज, इसे हम लिखेंगे दिस वन प्लैंक्स कांस्टेंट इसे लिखा जाता है। और यहाँ पे डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर या डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर या डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये अपने आप में क्या, दीज आर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई, दीज आर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई
विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड प्लेन। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे आप क्या बोला गया। ये हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल इसका हमारे पास नहीं है, इतना सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे सिलेबस के अंदर है और वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इवन आगे अगर आप नीट के सिलेबस के अंदर देखें या जे के सिलेबस के अंदर भी देखें तब भी इसका हमारे पास इतना ही डिटेल है। ठीक है बेटा, यहाँ अगर मान लो मैं अगर ई की बात करूँ तो इसके अंदर जो ई बनता है, इस ई को अगर मैं लिखूँगा तो ई बराबर बोला जाएगा दिस वन टोटल एनर्जी। ई क्या चीज़ है? टोटल एनर्जी है। और यहाँ पे V की अगर मैं बात करूँ तो V को बोला जाता है दिस वन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, और साई की अगर बात करें तो साई अपने आप में दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है वेव फंक्शन। ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि आगे हमने इसी को आगे जा करके पढ़ना है। तो साई यहाँ पे क्या चीज़ है बेटा? दिस वन इज कॉल्ड वेव फंक्शन। बहुत क्लियर है बेटा। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर अगर मान लो मैं ई की बात करूं या साई की बात करूं तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? दीज बोथ आर अननोन। ये अपने आप में क्या है? अननोन है। और ई की अगर बात करेंगे हम तो ई जो दिखाता है वो हमेशा, ई जो है वो क्वांटाइज्ड, ई जो है जो टोटल एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड वैल्यू को शो करता है। क्या करता है? क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी को क्या करता है? शो करता है। और जो साई है वो क्या डिनोट करता है? वेव फंक्शन को डिनोट करता है। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि साई किसे डिनोट करता है? वेव फंक्शन को। और ई जो है वो क्वांटाइज्ड वैल्यू है एनर्जी की। क्वांटाइज्ड का कंसेप्ट आपको मैंने बता रखा है कि जो फ्रैक्शनल नहीं होता है, जहाँ पे हम जो होल नंबर वाले जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम जहाँ पे काउंट करते हैं। आपको क्वांटाइजेशन वाला कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हमारे पास इसका जो टॉपिक आगे आता है, दिस वन इज कॉल्ड, यहाँ मैं लिखूंगा नाउ वी हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। यहाँ लिखूंगा बेटा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। जो साई है उस साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो मैं आपको बता दूं, साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ लिख देंगे इट डजंट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। इट इज, ये क्या है बेटा? इट इज ए वेव फंक्शन। ये अपने आप में क्या है? वेव फंक्शन है। एंड इट शुड बी, ये अपने आप में क्या होना चाहिए? इट शुड बी फिनिट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा, ये अपने आप में फिनिट होती है। दिस वन इज फिनिट हो गया, या ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस हो गया। दिस वन फिनिट कॉन्टिन्यूअस, या हम आगे क्या लिखेंगे बेटा? एज वेल एज, इसे हम लिख सकते हैं दिस वन डिफरेंशिएबल। क्या लिख सकते हैं? एज वेल एज डिफरेंशिएबल हम इसे लिख सकते हैं। क्या बोला कि इट डजेंट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट इज़ अ वेव फंक्शन, इट शुड बी, ये फिनिट होती है अपने आप में, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो फाइनाइट वैल्यू है। ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस हो सकता है या ये अपने आप में डिफरेंशिएबल है। ठीक है बेटा, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर मान लो हम इसका क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। ध्यान से सुनो, हाँ क्या बोला जा रहा है। यहां मैं लिखूंगा द, नाउ जस्ट फ्रॉम हियर, द स्क्वायर ऑफ साई, दैट इज करके लिखूंगा साई स्क्वायर, सो दैट इट हैज
फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसके पास क्या बनता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बनता है बेटा। अगर हम साई का क्या कर दें, साई का स्क्वायर कर दें तो ये साई स्क्वायर बनेगा, और जो साई स्क्वायर बनेगा उसका क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। बहुत क्लियरली आपको ध्यान रखना है। दैट्स वाई अगर मान लो इसके पास जो साई स्क्वायर बना है, अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो हमें क्या बोलता है, तो हम लिखेंगे कि जो साई स्क्वायर है having tendency to show the probability of finding of electrons around the न्यूक्लियस। क्या बोला गया बेटा कि जो हमारे पास साई स्क्वायर है, ये साई स्क्वायर क्या बताता है कि साई स्क्वायर बताता है कि हैविंग टेंडेंसी टू शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने का काम किसने किया, साई स्क्वायर ने किया। साई का कोई भी क्या नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जो साई स्क्वायर बनता है उस साई स्क्वायर के अंदर क्या बनता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बनता है। और अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आप देखें तो हम बोलेंगे कि साई स्क्वायर है फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड इट हैज टेंडेंसी टू शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को ये क्या करता है, डिनोट करता है या डिफाइन करता है। बहुत क्लियर है बेटा। इसके बाद अगला कंसेप्ट यहाँ पे आएगा बेटा, उसे हम नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड नोड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट यू मीन बाय नोड? नोड किसे बोला जाता है? नोड उसे बोला जाता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो की होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी को हम किसके द्वारा डिनोट कर रहे हैं, साई स्क्वायर के द्वारा। और जहां पे साई स्क्वायर कितना होता है, जीरो होता है। ध्यान से सुनेंगे बेटा। नोड का मतलब अब आप ये समझो कि जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता है, मतलब द स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर जीरो। जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन जहां नहीं पाया जाता है उसे हम बोलते हैं नोड बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर जीरो, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर मान लो थोड़ा सा इसे चेंज कर दें, नोड को अगर थोड़ा चेंज कर दें और इसको मैं थोड़ा नोड के बजाय क्या लिख दूं, दिस वन इज कॉल्ड एंटी नोड अगर लिख दूं बेटा, ध्यान देंगे नोड है तो उसका हमने क्या लिख दिया, एंटी नोड लिख दिया। और आगे जाकर के आपको इसे ही पढ़ना है, दिस वन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। इसे ऑर्बिटल ही बोला जाता है। और ऑर्बिटल बोला जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो साई स्क्वायर होता है, ये साई स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है बेटा, दिस वन मैक्सिमम। साई स्क्वायर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। और यहाँ हम क्या बोलेंगे कि जो साई स्क्वायर अगर मैक्सिमम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। क्या लिखेंगे कि हम बोलेंगे द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which the probability of finding of electrons are maximum। जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो मैक्सिमम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, दैट्स वाई दिस वन इज कॉल्ड, उसे नाम दिया जाता है एंटी नोड उसे बोलते हैं। और ये जो एंटी नोड है आगे जा करके इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल नाम देते हैं। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो।
तो अब हम चलते हैं कि भाई ऑर्बिटल क्या चीज़ है, ऑर्बिटल को डिफाइन करेंगे। सो लेट अस मूव। हमारे पास जो टॉपिक आएगा उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। एंड दिस वन इज, हम हेडिंग लिखेंगे दिस वन ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, ऑर्बिटल क्या है थोड़ा इसे लिख देंगे। देखो ऑर्बिटल वो जगह है, ठीक है ना, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिफाइन नहीं करता। ऑर्बिटल केवल इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। ये इलेक्ट्रॉन के पाथ को कभी भी क्या नहीं करता है, डिनोट नहीं करता है। ये केवल पाथ को डिनोट न करके क्या करता है, जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन कहाँ कितना पाया जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है, उसे नाम देते हैं दिस वन इज ऑर्बिटल। या हम ये बोलेंगे कि जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बोला गया कि ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्या बोला गया कि जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल इज द रीजन in space around the nucleus where the probability of finding of electrons are maximum। जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसे मैक्सिमम को भी हम 90 to 95% बेटा इसे काउंट करते हैं कि भाई जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है, 90 से लेकर के 95% तक हम इसको डिफाइन करते हैं। या अगर थोड़ा और लिख दें इसको, इसे मैं आगे और लिख सकता हूँ। दिस वन, जो अभी मैंने आपको बोला था, ऑर्बिटल डू नॉट डिफाइन path of electron rather than define the probability of finding of electrons around the nucleus in various region। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया कि ऑर्बिटल कभी भी इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिफाइन नहीं करता है, रेदर देन जो प्रोबेबिलिटी है उसको क्या करता है, जितने भी रीजन बनते हैं उसमें जो प्रोबेबिलिटी है उसको डिफाइन करता है। या यहाँ थोड़ा सा मैं इस कंसेप्ट को, ऑर्बिटल को यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ हमारे पास दिस वन न्यूक्लियस, कि भाई ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ अगर मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, देखते जाइए बेटा आप, ऐसे करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब देखेंगे बेटा कि न्यूक्लियस के नज़दीक जो डॉट्स मैंने बना रखे हैं वो ज़्यादा डॉट्स आपको दिख रहे हैं। मतलब जहाँ ज़्यादा डॉट्स होंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब हम क्या बोलेंगे, मोर डॉट्स शोइंग मैक्सिमम probability of finding of electrons। और यहाँ बाहर की तरफ जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे, लेस डॉट्स या मोर डॉट्स। ठीक है, showing less probability of finding of electron। ठीक है बेटा, yes and no।
तो ये कंसेप्ट आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि भाई हमारे पास ऑर्बिटल क्या चीज़ है, ऑर्बिटल क्या है। ठीक है बेटा, ऑर्बिटल की जनरेशन कैसे करके हुई, हमारे पास जो नोड है वो नोड क्या है, और नोड से पहला जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया था कि भाई हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या बोलती है, इसका कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिया, जितना हमारे सिलेबस के अंदर है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसमें मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर या जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनता है उसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि जो ये श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दे रखी है ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, और इसके साथ में जो जितनी वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखवाई है वो सारा का सारा आपको याद होना चाहिए। आशा करता हूँ बेटा आप सभी बच्चों को ये बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। अब जो अगला टॉपिक हमारे पास आएगा उसके ऊपर जो ऑर्बिट है या ऑर्बिटल है इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस बनेंगे, या इसके बाद जो हमारे पास ऑर्बिटल है उनके जो शेप्स हैं उनके ऊपर जो वर्क होगा या उसके ऊपर जो वीडियो है वो अगला वीडियो में आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।